गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सभी को मेरा नमस्कार। सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या कोई तरीका है कि मैं अपनी बेसिक पे बताऊं और उसके अलावा मैं अपनी सेविंग्स बता दूं, तो कोई मुझे ये बता दे तुरंत से फटाक से कि मेरे को ओल्ड रिजीम लेनी चाहिए, न्यू रिजीम। अगर ओल्ड लूं तो उसमें क्या फायदा है, नई लूं तो उसमें क्या फायदा है, कितना पैसा कहाँ मुझे बचाना पड़ेगा या कैसे बच सकता है, सबसे कम टैक्स मेरा कैसे लगे। मेरी उत्सुकता है कि मैं जानना चाहता हूँ मेरा टैक्स कम कहाँ लगेगा, नई रिजीम में पुरानी रिजीम में क्या अंतर है, कैसे होगा। तो आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने ये टैक्स कैलकुलेटर बनाया है नया, और इस टैक्स कैलकुलेटर को बहुत ही आसान बनाया गया है। इसको स्किप करके मत देखिएगा, एक भी पॉइंट अगर आपका छूट गया तो आपकी कैलकुलेशन पे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और मैं यहाँ आपको बता दूं, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो पढ़ा है सीखा है उसके हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेटर बनाया है। और इस टैक्स कैलकुलेटर में बहुत ही आसान तरीके से आप अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी बेसिक पे डालनी है और अपनी सेविंग्स डालनी है। बाकी सब कुछ ही अपने आप कर लेगा। कितना एचआरए का कैलकुलेशन कैसे होगा, टीए का कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर कोई डिफरेंटली एबल बंदा है उसको डबल ट्रांसपोर्ट मिलता है उसका कैसे होगा। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हैं। तो इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी इसमें कोई पॉइंट छोड़ दिया तो आपको निश्चित ही इनकम टैक्स गलत कैलकुलेट होगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जितनी भी वाइट्स आपके कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको सिर्फ उन वाइट कॉलम्स में ही अपना डाटा डालना है। बाकी जितना भी ये येलो कॉलम्स है या नीचे की तरफ इसमें कैलकुलेशन होके आ रही है, ये जो ब्लू कलर का है या ये येलो वाला है, इसके अंदर आपको कोई भी अमाउंट या कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सब अपने आप कैलकुलेट होगा। ये क्योंकि बहुत आसान है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, यहाँ आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप अपने ऑफिस में भी सबमिट करना चाहते हैं कि भाई मेरा इस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर रहा है मैंने, और आप इस हिसाब से मेरा टैक्स काटिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको एक तो पे लेवल आपका पता होना चाहिए। पे लेवल इसलिए डालना जरूरी है यहाँ पे, अगर आपका पे लेवल में कोई डिफरेंस है तो उससे आपका ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर यहाँ पे किसी का पे लेवल 9 है तो देखिए ट्रांसपोर्ट बदल गया है। और अगर किसी का पे लेवल 7 है या 8 है तो उसका ट्रांसपोर्ट कम होता है। यहाँ पे देखिए आप। तो आपने यहाँ इसके बाद अपनी यहाँ पे बेसिक डालनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके यहाँ पे एक एग्जांपल करके मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने अपनी मार्च 2023 की बेसिक पे डालनी है। ये सरकारी एम्प्लॉइयों के लिए है, टीचर्स के लिए स्पेशली ये कैलकुलेटर बनाया है। इसमें सभी प्रकार के टीचर्स अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हों, लाइब्रेरियन हो, कंप्यूटर टीचर हों, वाइस प्रिंसिपल हों, एचओएस हों, प्रिंसिपल हों, सभी पे ये टैक्स कैलकुलेटर काम करेगा। आपको यहाँ पे बस अपनी पोस्ट और अपना नाम उस हिसाब से डाल लीजिए। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप अपना जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि किसका प्रिंट निकाला है। यहाँ आप उनका पैन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है एचआरए ड्रॉन। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जिसको सरकारी आवास मिला हुआ है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन ले रखी है, तो उसको यहाँ पे नो करना है। और अगर आप सरकारी आवास में नहीं रहते हैं तो आप यस करिए, तो आपको यहाँ पे एचआरए की कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। इसके बाद आता है हाउस रेंट पेड। अगर आप हाँ किराए के घर पे रह रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और यहाँ यस करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। 12 महीने का आप कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा कि एक साल का जो आपका पूरा अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट आप पे कहूँ कि आप 7,000 रुपये प्रति माह पे कर रहे हैं, तो गुणा 12 कर लीजिए, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 84,000 होगा, तो यहाँ 84,000, 84,000 रुपये यहाँ डाल दीजिएगा। तो ये बाकी उसकी रिबेट अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा। बोनस बोनस के लिए मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गस्टेड ऑफिसर हैं उनको बोनस नहीं मिलता है, तो उन्हें यहाँ पे नो कर देना है अगर आप गस्टेड पोस्ट पे हैं। अगर आप गस्टेड पोस्ट पे नहीं है तो इसे यहाँ यस रहने दीजिएगा। और जो लोग डिफरेंटली एबल हैं तो वो यहाँ पे इसे यस कर सकते हैं। जैसे ही वो यस करेंगे इनके ट्रांसपोर्ट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो यस कर देंगे। जो नहीं है तो वो नो रहने देंगे। इसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंट मंथ। इंक्रीमेंट मंथ आपका किस महीने में है? जनवरी में है तो जनवरी चूज कर लीजिए, और जुलाई में है तो जुलाई चूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो बेसिक पे कैलकुलेशन है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। अभी आप देखिए कि यहाँ जैसे ही मैंने जुलाई किया है तो जुलाई के मंथ में, जुलाई 2023 को यहाँ पे इंक्रीमेंट लग रहा है। बट अगर मैं इसको
जनवरी कर देता हूँ, तो देखिए ये जनवरी में यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपका अगला इंक्रीमेंट ड्यू हो गया, तो यहाँ पे जनवरी में लगा देगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेंट पेड आपने यहाँ डालना है, ट्रांसपोर्ट आपने कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा उसे। इसके बाद आता है हमारा एनपीएस। अगर आप 2004 के बाद आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की है तो आप यहाँ एनपीएस चूज करेंगे, और अगर आपने उससे पहले की है तो आप जीपीएफ। ये आपको पता ही होगा कि आप जीपीएफ में है कि एनपीएस में है। तो जीपीएफ अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ आपको जीपीएफ का आपका कितना महीने का कंट्रीब्यूशन कट रहा है प्रति माह, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आप वो डाल देंगे, और अभी जैसे कि डी अनाउंस हो चुका है तो अब ये 42% हो गया, तो मैंने 42% से ही कैलकुलेशन कर रखी है। और यहाँ पे मैंने 44 नहीं, मैं 45 कर देता हूँ इसे। 45% के हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है। 3% का डीए प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ मैं 2023 में होगा। इसमें अगर कोई बदलाव आएगा तो आप यहाँ जस्ट अपना डीए का अमाउंट का चेंज कर दीजिएगा, अगर ये 45 होता है, 46 होता है। और मुझे ये भी बताइए, अगर आपको लगता है कि कितना डीए 2023 जुलाई में मिलेगा, ये 45 होगा या इससे कम हो सकता है या इससे ज़्यादा, तो उसका कारण भी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगर कम होगा तो क्यों होगा और अगर ज़्यादा होगा तो क्यों होगा। मैंने एवरेज 3% के हिसाब से बढ़ोतरी की है, जिस हिसाब से पहले बढ़ोतरी हो रही है। उसके अलावा अगर किसी को कुछ स्पेशल, कुछ अलग से पैसा मिल रहा है, तो वो यहाँ पे जिस महीने में उसको मिलता है वो यहाँ डाल सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई अदर इनकम है, तो जैसे कोई एग्जामिनेशन का आपको कोई पैसा मिला है, कहीं पेपर चेक का या कुछ, जो टैक्सेबल है, जो अमाउंट टैक्सेबल है, तो आप यहाँ पे उसको डाल दीजिएगा टोटल करके। तो ये अपने आप बाकी सब कुछ खुद कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आपको अपनी सेविंग्स बतानी है। तो सेविंग्स आपकी, जैसा कि मैं बता दूं, 80C में वो सेविंग्स आएंगी जैसे आपका ट्यूशन फीस, बच्चों की एलआईसी आपने करा रखी है, आपने एनपीएस का पीपीएफ किया है, जीपीएफ, और जो आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कट रहा है वो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, उसको आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जो सेविंग्स सरकार को नहीं पता है, उसके अलावा अगर आपने कोई सेविंग्स कराई हैं तो आप उसको यहाँ पे डालिए। जैसे कि यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा की कैपिंग है, कि आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं 80C पे। तो जो भी आपका अमाउंट है, अगर आप यहाँ 2 लाख भी डाल देंगे, अगर मान लीजिए आपकी ज़्यादा भी है, तो अपने आप 1.5 लाख पे ही वो कैलकुलेट करेगा, उससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी सेविंग्स डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 80D, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पे जीरो कर दे रहा हूँ मैं। आप वो अमाउंट मत डालिएगा जो गवर्नमेंट काट रही है, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट का आपका जो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कटता है, वो आपने सिर्फ यहाँ पे डालना है, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, यहाँ दिखाएगा नहीं आपको। अगर उसके अलावा आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने अलग से ले रखा है सरकार के अलावा, जो गवर्नमेंट से आपको मिलता है, वो आपकी सैलरी से कटता है उसके अलावा, तो ही आप यहाँ पे वो पैसे डालिएगा। 80CCD1B में अगर आपने न्यू पेंशन स्कीम में अगर 50,000 एडिशनल सेविंग्स किया है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 80U, अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड डिसेबिलिटी है किसी को कोई, तो वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या चूज करने की ऑप्शन है 75,000। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो ये 1.25 लाख रुपए, 1,25,000। ठीक है। अब ये जो एचआरए की एग्जामेशन है ये अपने आप आ रही है। अगर आप अपने घर में रहते हैं, सरकारी घर भी नहीं है आपके पास, आपको एचआरए तो मिल रहा है पर आप किराए के घर में नहीं रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो इसे यहाँ पे नो कर दीजिएगा। रेंट पे, तो देखिए नीचे उसका इफेक्ट अपने आप आ जाएगा, एचआरए एग्जामेशन जीरो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अपना ये जो घर है वो अभी फाइनेंस कराया है, कुछ ही समय पहले लिया है, तो यहाँ पे आप हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, देखिए इंटरेस्ट अमाउंट डालना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मींस आपका जो हर महीने का ईएमआई कट रही है वो पैसा यहाँ नहीं डालना है। मैं आपको बता दूं, आपको अपने बैंक से जाकर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बाइफर्केशन लेना है, दोनों का अलग अलग वो बताएंगे कि इस साल में आपका इतना प्रिंसिपल कटेगा और इतना इसका इंटरेस्ट होगा। तो जो वो इंटरेस्ट अमाउंट आए आपको वो यहाँ डालना है। मैक्सिमम इसमें लिमिट 2 लाख की है, आप चाहें आप अगर यहाँ पे आपका उससे ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा डाल सकते हैं, बट वो इफेक्ट उसका 2 लाख रुपए का ही आएगा, उससे ज़्यादा आपको इस पे रिबेट नहीं मिलेगी, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं। अब जैसे ही आप ये सारी रिबेट्स डालेंगे तो होगा क्या, आपको ये यहाँ पे पूरी टैक्स कैलकुलेशन करके दिखा देगा कि किस स्लैब में कितना 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 टैक्स आपका बन रहा है, न्यू रिजीम में आपका यहाँ पे कितना टैक्स आ रहा है, और ओल्ड रिजीम में आपका यहाँ कितना टैक्स आ रहा है।
तो ये एक मोटा-मोटा कैलकुलेशन करके आपको दिखा देगा और आप देख सकते हैं कि आपको किस में फ़ायदा है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फ़ायदा है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करेंगे। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो इनकम टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, ये जो इनकम टैक्स आ रहा है, ये यहाँ से जिसका भी लो होगा, ओल्ड रेजिम का होगा तो ओल्ड रेजिम के हिसाब से 12 महीने का बाइफरकेशन करके आपको दिखा रहा है, और न्यू का होगा तो न्यू रिजीम से दिखाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये 44,607 रुपये हैं। तो एक हम यहाँ लगा देते हैं कि अगर मान लीजिए हम इसको डिवाइडेड बाय 12 करें तो कितना आता है। तो लगभग ये अमाउंट आया है हमारे सामने 3717। और अगर हम इस अमाउंट को भी कर लें भाग 12 डिवाइड कर दें तो ये अमाउंट हमारे सामने आता है। अब ये पर मंथ का अमाउंट हमारे सामने आ गया है। तो इसके अंदर ये देखिए 3717 रुपये, क्योंकि ये अमाउंट कम है अभी। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका हाउसिंग लोन नहीं है, तो देखिए उसका इफेक्ट बदल जाएगा। ठीक है। अब हाउसिंग इंटरेस्ट मैंने ज़ीरो कर दिया। मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जो मेरा पैतृक घर है, और मैं उसमें रह रहा हूँ, और मुझे एचआरए भी मिलता है सरकार की तरफ से, और मैं कोई रेंट भी नहीं देता हूँ। तो ये दोनों कॉलम मेरे ज़ीरो रहेंगे। हाँ, बाकी मेरे पे 50,000 की एनपीएस की सेविंग भी थी, और मेरा 1.5 लाख रुपए का जो सेविंग होता है वो भी कंप्लीट है। तो मुझे देखिए अब न्यू रिजीम में फ़ायदा दिखने लगा है, पहले मुझे ओल्ड रिजीम में फ़ायदा दिख रहा था। तो मैं उसको कैलकुलेट करा और देखिए यहाँ पे 5757 रुपये आ गया, जो इसका अमाउंट आ रहा है 5757। तो अब ये नहीं कह सकते कि किसको किस में फ़ायदा है। जिसकी जो सेविंग्स हैं उसके हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट करके देखिए, और कैलकुलेट करके उसी हिसाब से आप अपना डिसाइड करिए कि आपको किस रिजीम में फ़ायदा है। और मैं फिर दोबारा एक बार बता दूं, मैं कोई इनकम टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी मैंने कोशिश करके ये कैलकुलेटर बनाया है, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दे रहा हूं। आप जाके इस पे अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप इसे। और आराम से आप अपना टैक्स 1 मिनट में ही कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से सभी से लाइक उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आसानी हो जाए अपना टैक्स जानने में। और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आप लोग अगर इस प्रकार से अपने कमेंट्स देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।